प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। जाकिर सर की क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आने वाले एक प्रकरण तथ्य संकलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और तथा साथ ही साथ समझने का भी प्रयास करेंगे कि द्वितीयक स्रोत का मतलब क्या है और तथ्य संकलन में द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन करता है और अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। तो हम शुरू करते हैं। तथ्य एकत्रण के स्रोत, यानी कि तथ्यों को किन किन माध्यमों से एकत्रित किया जाता है। तो तथ्य संकलन के जो स्रोत हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी कि प्राथमिक स्रोत के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं या उसको समझ चुके हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम द्वितीयक स्रोतों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, इसलिए हम पहले थोड़ा प्राथमिक स्रोतों को जान लें और उसके बाद में द्वितीयक स्रोतों को विस्तार से जानेंगे। प्राथमिक स्रोत यानी तथ्य संकलन के स्रोतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर एक प्राथमिक स्रोत और नंबर दो द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का सीधा सा मतलब है वे स्रोत या प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है वो प्राथमिक स्रोत होते हैं। इन्हें या प्राथमिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, और द्वितीयक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं तो एकत्रित नहीं करता, लेकिन किसी अन्य द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों को वो अपने अनुसंधान में काम लेता है। तो प्राथमिक तथ्यों के एकत्रण के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तथ्य एकत्रण के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को एकत्रित करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। यानी द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत द्वितीयक तथ्यों को एकत्रित करने वाले स्रोत आते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि द्वितीयक स्रोतों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम जाने मेज का कथन। मेज ने कहा कि द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कही सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक स्रोतों का जो निर्माण है वो किसी दूसरे ने जो बात कह दी है या अप्रत्यक्ष रूप से, या पहले जिसने इकट्ठा कर लिया वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों को हम काम में ले रहे हैं। तो जिन स्रोतों का के माध्यम से उन तथ्यों को एकत्रित किया गया वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। अगला आता है पीवी यंग के अनुसार। पीवी यंग द्वितीयक तथ्य के अनुसार, यानी कि पीवी यंग के अनुसार द्वितीयक तथ्यों का उपयोग करने वाले और इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। तो इन्होंने सीधा सा बता दिया कि जो व्यक्ति द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग कर रहा है वो अलग है और जिसने उन्हें एकत्रित किया है वो अलग है। तो जिस व्यक्ति ने उन्हें एकत्रित किया है उसके लिए तो वो प्राथमिक तथ्य हुए, लेकिन जो उनका प्रयोग कर रहा है वो द्वितीयक हुए, क्योंकि उसने खुद उन्हें इकट्ठा नहीं किया है। तो द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा प्रयोग में लाए गए वे तथ्य शामिल हैं जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी अन्य संस्था ने इकट्ठा किया है और उनका प्रयोग शोधकर्ता अपने अनुसंधान के अंतर्गत करता है। आगे चले। द्वितीयक तथ्यों का विभाजन।
इससे पहले द्वितीयक स्रोतों का विभाजन, इससे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि द्वितीयक स्रोत क्या है। द्वितीयक स्रोत वे हैं जो द्वितीयक तत्वों का एकत्रण करते हैं। द्वितीयक तथ्यों के जो स्रोत हैं या जिनके माध्यम से हम द्वितीयक तथ्यों को संकलित करते हैं, उन स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक व्यक्तिगत प्रलेख और नंबर दो सार्वजनिक प्रलेख। इन द्वितीयक तथ्यों के माध्यम से कई बार हमें कुछ ऐसी सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से नहीं मिलती। सामाजिक शोध में या सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में महत्व कम नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि प्राथमिक स्रोत अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, लेकिन द्वितीयक स्रोत भी तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण ही हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का अध्ययन करना है, या किसी क्षेत्र विशेष का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमें जनसंख्या के बारे में बताना है कि इस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कितनी है, तो उसके लिए हमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो इस बात को जानने के लिए कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, हम जनगणना ऑफिस जाएंगे और वहाँ जा कर के उन तथ्यों को एकत्रित कर लेंगे। तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश्वसनीय नहीं है, वो भी विश्वसनीय ही हैं, क्योंकि अन्य व्यक्तियों द्वारा उन्हें एकत्रित किया गया है, संस्थाओं द्वारा उन्हें एकत्रित किया गया है, सरकार द्वारा उन्हें इकट्ठा किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक स्रोत जो हैं प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं होते। अब इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख का मतलब क्या है? व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देखकर और समझकर प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब यह है, व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत लिखित रूप से या लिखी गई वह सामग्री जो एक व्यक्ति या तो अपने खुद के बारे में लिखता है या वह सामाजिक घटनाओं को देखता है और उनको समझता है और उसके पश्चात उन घटनाओं के बारे में लिखता है, तो वह होते हैं व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूपों में हो सकती है। यानी कि कुछ तो ऐसी होती हैं जिन्हें प्रकाशित कर दिया जाता है और कुछ ऐसी होती है जिन्हें अप्रकाशित रखा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपनी जीवनी लिखी, तो वह उसे हो सकता है प्रकाशित न्यूज़पत्रों में, न्यूज़पेपरों में उन्हें वह प्रकाशित करवाए, हो सकता है ना करवाए। और प्रकाश, ये तो हुआ है प्रकाशित। और प्रकाशित का मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा लिख रहा है जो उसके अनुसंधान में काम आता है, जैसे किसी का जीवन इतिहास लिख दिया उसने, तो उस जीवन इतिहास को उसने प्रकाशित करवा दिया, तो वो क्या हो गई? प्रकाशित हो गई। अब हम व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत जो जो शामिल हैं उन्हें बताते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख में क्या क्या शामिल है। तो व्यक्तिगत प्रलेख में शामिल है पत्र, डायरी, जीवन इतिहास, संस्मरण आदि। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लें कि इनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम जानें पत्र। पत्र सामान्य रूप से व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है, उसे खुद को पता नहीं होता कि उसने कितने पत्र लिखे हैं। ये पत्र व्यक्तिगत होते हैं या व्यक्ति द्वारा खुद लिखे हुए होते हैं, परंतु फिर भी ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इनमें व्यक्ति के महत्वपूर्ण विचार, उसकी भावना, उसकी जीवन से संबंधित प्रमुख घटना, उसके अनुभव, उसके प्रेम, घृणा, उसकी योजना आदि के बारे में हमें पता चलता है। पत्रों के माध्यम से ही हमें व्यक्ति के जीवन में घटने वाली राजनीतिक घटना और उसके सामाजिक जीवन का भी पता चलता है। इस प्रकार अगर मान लो हमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन करना है, तो पत्र हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है डायरी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं उन्हें डायरी के रूप में लिखते हैं। यद्यपि हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरी एक गोपनीय दस्तावेज है जो व्यक्ति के जीवन में रहस्यमयी बातों का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत होता है। कोई भी व्यक्ति
अपनी डायरी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करता। लेकिन अगर मान लो अनुसंधानकर्ता उस व्यक्ति से उसके व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में जानना चाहे या उसका व्यक्तिगत अध्ययन कर रहा है, तो उस व्यक्ति से उसे उस डायरी के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं, क्योंकि डायरियों में व्यक्ति केवल अपने जीवन में घटने वाली उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करता है जो उसके लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसी घटनाओं का उल्लेख करने से वह बचता है जिसमें उसकी बुराई की गई हो। तो कहने का मतलब यह है कि डायरी भी व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद आता है जीवन इतिहास। तथ्य संकलन के जो द्वितीयक स्रोत हैं, उन स्रोतों में जीवन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन इतिहास को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 आत्मकथा, जिसे अंग्रेजी में हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नंबर 2 जीवन चरित्र, जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में लिखा जाता है, यानी ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में लिखना, और बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र, इसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करता है। आत्मकथा और जीवन चरित्र दोनों के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो हमारे अनुसंधान को आगे बढ़ा सकती हैं, अनुसंधान में उपयोगी साबित होती हैं। ये दोनों ही कौन कौन सी, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत हैं। किसी महापुरुष के जीवन के इतिहास से, यानी कोई भी महापुरुष है उसके जीवन के इतिहास से हम उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी घटनाओं को समझ सकते हैं, या उन घटनाओं को समझने में हमें मदद मिलती है। जीवन इतिहास की भी डायरी और पत्र की भांति एक महत्वपूर्ण जो सीमा है वो ये है कि इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, और व्यक्ति स्वयं के बारे में लिख रहा हो या किसी दूसरे के बारे में लिख रहा हो तो वह उसकी दुर्बल पक्षों को छिपाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम आते हैं संस्मरण। संस्मरण का सीधा सा मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा, जीवन की महत्वपूर्ण घटना, अपने जीवन के जो रोमांचकारी अनुभव हैं उनको लिखने का प्रयास करते हैं, तो वो संस्मरण के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि संस्मरण में व्यक्ति द्वारा जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को, रोमांचकारी अनुभवों को उकेरा जाता है। इन संस्मरणों से हमें एक काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। इनसे हमें लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म, भाषा, उनकी संपूर्ण जीवन पद्धति यानी कि उनकी संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार हमने व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत शामिल पत्र, डायरी, जीवन इतिहास और संस्मरण को जाना। लेकिन इन सब की एक महत्वपूर्ण जो सीमा है वो यह है कि इनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। चाहे कुछ अंशों में ही पाया जाए, लेकिन इनमें वस्तुनिष्ठता कम पाई जाती है। साथ ही इनको हम विश्वसनीय तथ्यों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं सार्वजनिक प्रलेख क्या होते हैं। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा तैयार किए गए लेख सार्वजनिक प्रलेख कहलाते हैं। यानी कि सार्वजनिक का मतलब यहाँ जनता से ले सकते हैं, यानी जनता को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो लिखित रूप में जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं वो सार्वजनिक लेख कहलाते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों की बाती ये भी प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो अब हम इन दोनों ही प्रकारों को थोड़ा थोड़ा सा जान लें कि प्रकाशित लेख कौन से हैं और अप्रकाशित लेख कौन से हैं। सार्वजनिक लेखों के अंतर्गत जो प्रकाशित लेख हैं वो हैं शोध संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन और पत्र पत्रिकाएं। तो प्रकाशित जो लेख हैं
वे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर प्राथमिक रूप से संकलित किए जाते हैं, लेकिन शोधकर्ता के लिए ये द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं, क्योंकि शोधकर्ता इन्हें स्वयं इकट्ठा नहीं करता है। इन्हें इकट्ठा कौन करता है? किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा जान लें कि शोध संस्थानों के जो प्रतिवेदन हैं वो क्या हैं। विभिन्न शोध संस्थान अपने शोध कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर प्रतिवेदन प्रकाशित करवाते हैं। उनके द्वारा यह सामग्री अन्य शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी प्रमाणित होती है। विभिन्न शोध संस्थान जैसे टाटा समाज विज्ञान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध परिषद, इनके द्वारा जो समय समय पर प्रकाशन किए जाते हैं वो शोधकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित करवाते हैं। इसके बाद आता है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। इन्हें भी शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। जो शोध उन्होंने किया है या शोध निबंध उन्होंने लिखा है उसे वो प्रकाशित करवाते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेख के रूप में द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत ही आते हैं। समिति और आयोगों के प्रतिवेदन। सरकार या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समय समय पर गठित की गई समिति और आयोगों जो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, गठित किए जाते हैं, उनके द्वारा भी जो प्रतिवेदन दिए जाते हैं वो भी प्रकाशित होते हैं और इनका प्रयोग भी शोधकर्ता अपने अनुसंधान या शोध में करता है। इसी प्रकार समिति और आयोगों के प्रतिवेदन की भांति ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी कुछ प्रकाशन किया जाता है या कुछ तथ्यों को उजागर किया जाता है और उसके माध्यम से विभिन्न देशों की जो स्थिति है उसकी तुलना की जाती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन भी हमें प्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत ही तथ्यों से जानकारी या तथ्यों के बारे में अवगत कराते हैं। पत्रिकाएं भी प्रकाशित होते हैं और ये भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद हम देखें अप्रकाशित प्रलेख क्या हैं। सार्वजनिक प्रलेखों के अंतर्गत जो अप्रकाशित प्रलेख हैं उनमें है अभिलेख, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक गाथा, ये सभी अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम जानें अभिलेख के बारे में। अभिलेख का क्या मतलब है? विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करके रखे जाते हैं। यह संपूर्ण सामग्री विभिन्न समितियों, विभिन्न संगठनों, आयोगों और प्रतिवेदनों व समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों की कार्रवाइयों के रूप में होती हैं, लेकिन इन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता। प्रकाशित केवल उन्हें ही किया जाता है जो प्रकाशन के योग्य हों। इन्हें गोपनीय रखा जाता है क्योंकि इसमें बैठकों की मीटिंग्स की कार्रवाइयाँ वो शामिल हैं जिन्हें प्रकाशित करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे गोपनीयता भंग होती है। अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, जो उन्होंने अनुसंधान किया है, जो किसी ने शोध किया है, उस शोध के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले या जो तथ्य उनके सामने आए उन्हें भी प्रकाशित करवाया भी जा सकता है और नहीं भी। शोध निबंध अनुसंधानकर्ताओं द्वारा लिख तो लिया जाता है, लेकिन उनमें से जो अधिकांश हैं वो अप्रकाशित ही रह जाते हैं। इसी प्रकार पांडुलिपियाँ, कुछ महापुरुष या समाज सुधारक, नेता या क्षेत्र विशेष के ख्याति प्राप्त व्यक्ति द्वारा विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करके और तथ्य संकलन के माध्यम से पांडुलिपियाँ तैयार की जाती हैं, लेकिन वे उन्हें किन्हीं कारणों से प्रकाशित नहीं करवा पाते, तो अनुसंधानकर्ता को उनका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यह जरूरी है कि पांडुलिपियों को प्रकाशित करवाया जाए। इसी प्रकार अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक गाथा, इनके माध्यम से भी हमें या अनुसंधानकर्ता को तथ्यों को एकत्रितकरण करने में आसानी होती है। ये अप्रकाशित होते हैं, ये प्रकाशित नहीं होते। इनके लिए अनुसंधानकर्ता को
जिस क्षेत्र विशेष से संबंधित वह लोकगीत का अध्ययन कर रहा है उस क्षेत्र में जाना होगा और वहाँ के बुजुर्गों या वहाँ के जानकार व्यक्ति से ही उसके बारे में वह तथ्यों का संकलन कर सकता है, क्योंकि ये किसी संस्था द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते। इस प्रकार आज हमने सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों के बारे में जाना। अगर आपके समझ में कुछ भी ना आया हो तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोशिश की जाएगी कि आपकी जो दुविधा है उसे दूर किया जाए। इसलिए मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप इन्हें पढ़ें, समझें और समझ में ना आए तो बताएं। इस प्रकार आज हमारा ये जो वीडियो है या ये जो द्वितीयक तथ्यों के एकत्रण के द्वितीयक स्रोत हैं, तथ्यों के एकत्रण के जो द्वितीयक स्रोत हैं वो टॉपिक पूरा होता है। आगे की क्लास में हम एक नए विषय के साथ, नए प्रकरण के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।